हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में है कमजोर शुरुआत के सारे संकेत। कमजोर खुलने के बाद का कुछ और फिसलेंगे या फिर आएगी रिकवरी। ढेर सारी खबरों के बीच में क्या हो हफ्ते के आखिरी दिन की आपकी स्ट्रेटेजी और कैसे करें अगले हफ्ते की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। वीकेंड है, नया वीकली एक्सपायरी का दौर शुरू हो रहा है और इस बीच सर संकेत तो आज सुबह के खराब दिख रहे हैं। सबसे अच्छी बात यही कि अगले 2 दिन बाजार नहीं गिरेंगे। बेस्ट बात यही है। यही है। चलिए, जो है जैसा है उसी पे करनी है शुरुआत और आइए देख लें कि कौन सी है वो बड़ी बातें जिनके दम पर आज बाजार अपने ट्रेडिंग सेशन को सेटअप करेगा। सबसे बड़ी खबर जो आती हुई दिख रही है अभी अभी सुबह की, और वो ये है कि रूस का यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होने की खबरें आती हुई दिख रही है और यही बाजार में थोड़ा डर पैदा करते हुए दिख रहे हैं। इस पर विस्तार से करेंगे बातचीत। एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स दोनों ही कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी जरूर हुए लेकिन कमजोरी तो है। डाउ और नैस्डैक में उतना बुरा दिन नहीं था, स्पेशली डाउ में। नैस्डैक तो खैर रहा कमजोर लेकिन डाउ करीब 100 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। नैस्डैक में 200 अंकों की कमजोरी रही। तो हल्की कमजोरी के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए लेकिन निचले स्तरों से रिकवर होकर। अब आइए कच्चा तेल, भयंकर उतार चढ़ाव यहाँ पर। कल $10 फिसला कच्चा तेल अपने ऊपरी स्तरों से $110 के नीचे तक भी आया। अब $113 के आसपास है इस वक्त कच्चा तेल। सोना चांदी सपाट रहे, कल कोई खास बड़ा उतार चढ़ाव वहाँ दिखा नहीं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारा एक्शन है बाजारों में। करते हैं शुरुआत। रोज सर नई हेडलाइन आती है। कल अगेन हम जब गए थे लगा बातचीत होने वाली है, शायद कुछ निकल कर आए, बट आज सुबह जो हो गया ये तो पासा ही पलट दिया सर। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। एब्सोल्युटली, और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और जो बड़ा रिएक्शन अचानक से, आप अगर रात को पूरी जाग कर डाउट को अच्छे से सुलाकर अगर आप सोए भी हों, चैन की नींद सो पाएंगे तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि सुबह खुलने के बाद क्या खबरें आती पता नहीं चलता। अब क्या हो रहा है एक बार समझ लीजिए, और क्यों एसजीएक्स निफ्टी इतना कमजोर है वो समझ लीजिए, क्यों डाउ फ्यूचर्स नीचे है वो आपको जानना जरूरी है। खबर यह आई है कि यूक्रेन का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा पावर प्लांट है जिसमें आग लगने के फुटेज और वो दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। इनकी एक बिल्डिंग में आग लगी है और बस इसी बात के डर से सारे बाजार टूटते हुए दिख रहे हैं कि रशिया ने यूक्रेन के पावर प्लांट्स पर हमला किया। इसमें कोई डाउट नहीं कि रशिया इसे हथियाना चाहता है, अपने कब्जे में लेना चाहता है, क्योंकि अगर इसे कब्जे में ले लिया तो यूक्रेन की 25% जो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल है वो आ जाता है। यानी कि 25% यूक्रेन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी अगर यहाँ से पावर कट ऑफ कर दिया जाए। यहाँ से यूरोप को भी काफ़ी बिजली की सप्लाई होती है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है एक तरह से, आप ये मान लीजिए। तो इस लिहाज से इसकी बड़ी रणनीतिक अहमियत है और वही रशिया करना चाहता है, ये डर है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में पावर प्लांट पर हमला है या फिर कई बार गोलीबारी में ये होता है कि आप जाकर कहीं गिर गए, आग लगी एक बिल्डिंग में। ये कई लंबी चौड़ी जगह में फैले होते हैं। सो अभी तक ये क्लियर कट नहीं है, लेकिन हाँ एक संकेत तो दीप ये साफ दिख रहा है कि रशिया पावर प्लांट पर अटैक करके उसे कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, मतलब कंट्रोल तो लेना ही है उनको, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है सर। ये एक्चुअली काफी सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं। एक तो ग्राउंड फोर्सेस धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, उनका जो वाटर सप्लाई है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर सप्लाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेस रोड्स बंद कर रहे हैं ताकि सप्लाई बंद हो जाए। तो एक तरह से जो घेरने वाली बात है वो और एक्चुअली दीप है ना, ये जो मानवीय ग्राउंड पर अगर आप देखा जाए तो ये बड़ी गलत चीज़ है। क्योंकि जब भी युद्ध होते तो युद्ध में आप खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई को, इलेक्ट्रिसिटी को, और दवाओं को, इनको कभी भी आप बाधित नहीं करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है जिनका पालन किया जाना चाहिए। तो लेकिन अगर आप उन्हीं को चाहे अनचाहे जानबूझ के जैसे भी करें, लेकिन अगर ये है कि आपको पता है कि अगर ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर लेंगे तो कब तक लड़ेंगे। तो रशिया उस स्ट्रेटेजी पर जा रहा है और हो सकता है इस पावर प्लांट पर हमला करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी इसी वजह से होती दिख रही कि चलिए हम 25% तो पूरा का पूरा यूक्रेन का पावर कट कर सकते हैं, यूरोप में पावर सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। अब दीप इसमें 2 चीज़ें हैं जो आउटकम हो सकता है इसका। एक, वाकई में रशिया का ये इरादा है जी, और वो इसका खंडन न करे कि भाई कि या तो रशिया कहे कि नहीं हमारा कोई इरादा नहीं है पावर प्लांट पर अटैक करने का, हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ गिर गया होगा, लग गई होगी, एक आध मिसाइल चली होगी, वो एक अलग चीज़ होती है। तो बाजार वापस अपना रिएक्शन उल्टा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के कोई स्टेटमेंट नहीं आते हैं तो फिर अब दिक्कत दूसरी बड़ी है जो इस वीकेंड पर या अगले हफ्ते में हो सकती है, और वो ये कि पुतिन साहब को जो करना है वो कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं। अभी तक आज 9वां दिन है,
लेकिन 90वें दिन में अमेरिका की तरफ से, नेटो देशों की तरफ से, यूरोप की तरफ से सैंक्शन वैंक्शन के अलावा कोई ऐसा मिलिट्री एक्शन नहीं आया सर। मिलिट्री एक्शन नहीं आने का, भड़काने वाली किसी तरह की कार्रवाई दूसरे देशों की तरफ से नहीं करने का, उसके बावजूद पुतिन रुक नहीं रहे। उन्हें जो करना है, उनका जो दिख रहा है वो साफ ये नजर आ रहा है कि उनको पूरा यूक्रेन कंट्रोल में करना है, कंप्लीट। वो एक एक करके शहर अपने कब्जे में कर रहे हैं और वो रुकना नहीं चाहते। अब ऐसी सिचुएशन में कहीं न कहीं तो मतलब सब्र का बांध यूरोप का, नेटो का, अमेरिका का टूटेगा। तब क्या होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो बड़ा भयावह भी है, सोचकर भी डर लगता है कि अगर वापसी में इन लोगों ने अगर एक्शन लेने की कोशिश की, हमारी सेनाएं भेज रहे हैं, हम अटैक करेंगे, अब आप पुतिन को ये कह सकते हैं कि मतलब वो कुछ भी हद तक जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। जैसे उस जमाने में हिटलर हुआ करता था, तब लोग बोलते थे कि हिटलर किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे ही एक्शन इनके दिख रहे हैं। तो सिचुएशन अगले हफ्ते बहुत खराब हो सकती है, फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। भगवान ना करे कि ऐसा हो, हम उम्मीद करें कि सब ठीक हो। लेकिन अब बात जो है ना, रशिया और यूक्रेन के अलावा बाकी विश्व पर है। बाकी विश्व इस पर क्या रिएक्शन करता है। एक ही चीज़ ठीक हो सकती है और वो ये, अगर ये क्लैरिफिकेशन आ जाए कि नहीं, ये पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश नहीं है, ये पावर प्लांट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है, हमारे कब्जे में लेने की कोशिश नहीं है, तब तो ठीक। अगर वैसा नहीं होता है तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। क्योंकि अब अल्टीमेटली वेस्टर्न कंट्रीज को कहीं न कहीं एक एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि या तो फिर ये कि वो आप यूक्रेन को बर्बाद होने दें, जो होने दे ही रहे हैं आप, लेकिन उससे ये होगा कि फिर इसके जो आगे परिणाम होंगे वो और भी खतरनाक होंगे। फिर अगर आप रशिया को नहीं रोक पाए तो चाइना को तो ज़िंदगी में कभी नहीं रोक पाएंगे। तो एक ज़माने में किसी सब वक्त ब्रिटेन पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था, एक ज़माने में कभी अमेरिका करना चाहता था, वो काम अब फिर भगवान जाने चाइना करना शुरू कर दे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो जिस सिचुएशन में हम आज हैं, जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वो कोई बहुत अच्छी है नहीं। मुश्किल भरा समय अभी भी रहेगा, ऐसा लगता है। अगला हफ्ता भी कोई आपको रिलीफ मिले वैसा दिख नहीं रहा है, अनलेस कुछ इस वॉर पर निकल कर आए। एक मतलब आज के सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट की बात में कि अभी तक जो खबर आ रही है वो मेन बिल्डिंग पर हमला नहीं हुआ था। वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं सर, अब जैसे कह रहे यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट तो इमेजिन कर सकते हैं, तो उस पे इस कॉम्प्लेक्स में एक म्यूजियम है, वहाँ पर हमला हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ, वही आग लगी है, बट रिएक्टर्स पर कुछ नहीं। हाँ, रिएक्टर्स में, और शायद 2 रिएक्टर उन्होंने सेफर साइड पर बंद भी कर दिए। हाँ, तो अभी तक ठीक है, अभी तक ऐसे पैनिक वाली सिचुएशन नहीं कि क्लियर कट रिएक्टर पर हमला है ये, लेकिन इरादा उनका साफ है कि वो करना है, कंट्रोल लेना है। अब ऐसी सिचुएशन में जो आपको 250-300 SGX नीचे दिखता है, अगर ये खबर आ जाए नहीं रिएक्टर्स पे हमला करने का इरादा नहीं किया है, म्यूजियम पे लग गया, तो वापस 200 पॉइंट निफ्टी को बढ़ने में भी कितना वक्त लगेगा? 3 मिनट, 5 मिनट। सो ऐसे में ऐसी चीजों पर आप डायरेक्शन कॉल ले नहीं सकते, आपको सिचुएशन पे कॉल लेना है। और सिचुएशन बहुत अच्छी बनती हुई नहीं दिख रही है। खाली एक ही अच्छी चीज हुई है दीप की, 2 दौर की बात होगी, तीसरे के लिए तैयार हैं। और एक अच्छी बात ये हुई कि भाई नागरिकों को सुरक्षित जाने का रास्ता दिया जाए। ये किया जाए, ये कहने की बातें हैं। यूक्रेन कह ही सकता है, मांग ही सकता है, रशिया को करना नहीं है, ये बात साफ दिख रही है। क्योंकि अब जो लड़ाई हो रही है ना, ये लड़ाई वो पहले वाली लड़ाई की तरह नहीं। अब इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने में आपको हर चीज़ें तुरंत मिलती है। ऐसी तस्वीरें तुरंत लाइव आपको किसी इवेंट के होते ही तुरंत ही मिल रही है। तो आप छुपा नहीं सकते कि क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ बैठकर हम जो देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन यूक्रेन में है इस वक्त। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन में, काफ़ी रशिया के सैनिक भी मर रहे हैं, नुकसान तो उनका भी बहुत हो रहा है, कई टैंक्स उड़े हैं, उनके विमान गिरे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन दिक्कत यही कि अब इसका सॉल्यूशन कब और कैसे आता है ये बहुत क्रूशियल है। और अभी तक वो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये ख़त्म कब और कैसे होने वाला है। करेक्ट सर। क्योंकि पहले ये लग रहा था शुरुआत में कि नहीं, बात कर करके ख़त्म होने की चांसेस बनेंगे। अब जैसे जैसे एक दिन निकलता है ऐसा लगता है कि पुतिन मानेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बात करके ख़त्म होने वाला मामला दिख नहीं रहा है। लड़के तो ख़त्म कैसे होगा? सो वो अनिश्चितता जो है ना, वो समझ में नहीं आ रही। ऐसा कौन है दुनिया में जो बीच बचाव करके बैठ के कोई सॉल्यूशन निकाल सके? फ्रांस पर उम्मीद थी, और फ्रांस ने उनका पुतला हटा दिया म्यूजियम में से। हाँ, पुतिन का पुतला था, हटा दिया। तो अब मतलब फ्रांस को थोड़ा बहुत न्यूट्रल या रशिया को समझाने वाला आदमी मानते थे, तो वो भी खत्म हो रहा है। सो कैसे होगा भगवान जाने। मतलब ये सोच के डर लगता है दीप। उम्मीद करें कि थोड़ा सेंस लौटे वापस रशिया में और अपनी चीज़ों को कंट्रोल में करे और जितना नुकसान हो गया वहाँ पर रोकने की कोशिश करे, कम से कम न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। करेक्ट सर।
चलिए एटलीस्ट आशा करते हैं कि यहाँ से स्थिति और ख़राब नहीं हो। वैसे यूक्रेन की तरफ से बयान आ रहा है कि कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है इस प्लांट को। पर सर बाज़ार के लिए तो फिर अगेन पैनिक की बात हो जाती है। अभी तक तो आप वॉर की बात कर रहे थे, फिर बीच में रशिया ने ये न्यूक्लियर ड्रिल्स की करी, अब ये पावर प्लांट्स पर हो रहा है। तो डर जो बाज़ार में ऐसी चीज़ों का आता है उसको कैसे हैंडल करना है? हैंडल करने का एक ही तरीका है दीप, जितने हल्के रहेंगे उतना डर कम लगेगा, जितनी पोजीशन ज़्यादा उतना डर लगेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो चाहे ट्रेडिंग की हो। करेक्ट। सो मतलब और डर ही ऐसा नहीं कि जिनको शॉर्ट है उनको डर नहीं है ना, शॉर्ट वालों को भी 400 नीचे था SGX, अब 200 ही है। तो संभला तो है। हाँ, तो 400 नीचे था तो किसी ने तो बेचा होगा ना जी, तभी वहाँ ट्रेड हुआ ना। करेक्ट सर। सो डर तो दोनों तरफ के लिए बराबर है, ऐसा नहीं। और आज एक स्टेटमेंट अगर कोई अच्छा आ जाए कि नहीं हम न्यूक्लियर पे नहीं हमला कर रहे हैं, नहीं ऐसा है ही नहीं, कुछ नहीं, तो 200 बढ़ने में 300 बढ़ने में कौन सा टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं, है ना। सो दोनों तरफ है। कोई और तरीका मेरे पास, कोई और सोल्यूशन है जो इतना 27-28 साल का मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट का, मैं उससे एक ही चीज़, ऐसी सिचुएशन में आप कुछ भी करें, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, आपके तीनों डिसीजन गलत होंगे। बिल्कुल पता नहीं तो फिर अगर जब गलती पड़ना है तो फिर तीसरा डिसीजन ठीक है ना, जो होल्ड करने वाला जो है उसको आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से होल्ड करें। नया जो भी इन्वेस्ट करना है, हमारा यही फॉर्मूला कि जिस दिन 2 से 3% की निफ्टी में गिरावट दिखे उस दिन आपको पैसा लगाना है। अगर आज भगवान ने करे 2-3% की गिरावट आती है तो आज सोचेंगे, नहीं आती है तो 100, 200, 300 पॉइंट तो आजकल नॉर्मल सी बात हो गई, तो उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं। तो शांति से बैठिए, देखिए, कुछ मत करिए। हाँ ठीक है। भाषण तो मैं दूंगा ही लेवल तो जानेंगे। मैं भी इतनी मेहनत करके आया हूँ, सब लिखा हूँ तो बताऊंगा तो सही ना। लेवल से ठीक है सर। तो चलिए फिर बात करते हैं आज के सेटअप की। सर सेटअप में आज दीप देखिए, ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर जो हम जरूरत से ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आना जाना कुछ है नहीं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अगली खबर कौन सी कहाँ से कितनी बड़ी आएगी, अच्छी आएगी खराब आएगी पता नहीं। बस फर्क यही कि 80% खबरें खराब आती है, 20% अच्छी आती है, फर्क उतना ही है। तो ज़्यादा आपको पता है किस तरह की आ सकती है। तो ग्लोबल संकेत नेगेटिव, FIs के संकेत सुपर नेगेटिव होते दिख रहे हैं, कल भी बहुत ही गंदे हैं। DIs के संकेत पॉजिटिव साइड है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही नेगेटिव है आपके लिए। निफ्टी सपोर्ट जोन 16,350, 16,425 ये पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 16,200, 16,250, यहाँ तक हम सेफ हैं दीप, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 16,200 का हमने जो लो बनाया था 24 तारीख को, वहाँ से हम घूम सकते हैं। तो 16,200 तक हम सेफ हैं। दिक्कत उसके नीचे ही है। अगर 16,200 हम होल्ड नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से तो फिर समस्या है दीप। और तब 2 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक हल्का फुल्का सपोर्ट लेवल 15,950, 16,050 के आसपास आता है, और वो एक मनोवैज्ञानिक स्तर है 16,000 के आसपास का, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे जाने पर 15,625, 15,775, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, वहाँ फिर से खरीदारी करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज या अगले हफ्ते ना आए, एकेडमिक पर्पज से आप इसे नोट करके रखें, ज़रूरत ना पड़े तो बढ़िया है। करेक्ट सर। लेकिन 16,200 के नीचे सिचुएशन मार्केट के लिए असली, वो मार्केट का न्यूक्लियर वार 16,200 के नीचे होगा। हाँ, 16,200 तो जब तक है तब तक, तो 300 पॉइंट तक हम बचा सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर ताकत नहीं है अपनी। करेक्ट सर। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। ऊपर 16,600, 16,675 हल्की फुल्की रुकावट है, इसके पास पार निकलने पर 16,750, 16,800 पर बिकवाली लगातार आ रही है। कल भी हमने वही टॉप बनाया, 2 दिन से वही टॉप बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बेचना है। ठीक है सर। फ्रेश तेजी 16,875 के ऊपर बनेगी। 16,800, 850 कंजेशन जोन है, 875 के ऊपर निकले, एग्जैक्टली 16,865 होता है, उसके ऊपर निकलेंगे तो फिर सोचेंगे कि क्या बाजार वाकई में 17,000 और उसके ऊपर निकलने की तैयारी में है। तो तब तक आपको 16,800 मान के चलना कि इसके ऊपर निकलना मुश्किल है। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ज़्यादा नीचे के लेवल नहीं है, और मैंने ईमानदारी से निकाले भी नहीं। कल ऐसा लग नहीं रहा था, जब रात को मैं 11 बजे ऐसा होमवर्क करके सोया, 11:30 बजे, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि इसके नीचे की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने निकाला 34,400, 34,600 पहला सपोर्ट है, उसके बाद 33,900, 34,025, और यहीं से पिछली बार की जो रैली बनी थी 33,900 का लो बना के बनी थी। और उस समय ना दीप, मैं बताऊँ आपको, सबसे लोएस्ट क्लोजिंग जो मिली थी 34,425 की मिली थी। ठीक है, 34,025 या 33,900 का इंट्राडे लो बना था, और 34,025 की बनी थी। तो मेरे हिसाब से उसके नीचे हम जाने नहीं चाहिए।
सो मैंने उतने नहीं, मैंने कहा ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन अभी मेरे पास यही लेवल है। 33,900 के नीचे हल्का सपोर्ट 33,700 का है, हल्का। उसके बाद के मैंने लेवल निकाले नहीं, अब जरूरत पड़ेगी तो अगले हफ्ते निकालेंगे, नहीं तो ठीक है। आज के लिए इतना आज के लिए इतना बहुत है। 33,900 ज़्यादा से ज़्यादा 33,700 गिन लीजिए। ठीक है सर। ऊपर 35,225, 35,375 ये पहली रुकावट की रेंज है, इसको पार करके टिके तो 35,775, 35,975 ये बड़ी बिकवाली की जगह बनेगी आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कहीं कहीं मैंने 2 दिए हैं, कहीं 3 दिए हैं, कहीं 4 दिए, सपोर्ट जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने आपको दे दिए। ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। अंडरस्टूड। सपोर्ट लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बंद हुए 16,500 पर, जी। 16,450, 350, 250, 200 यहाँ ही रुक जाएंगे। ठीक है, नीचे गए तो फिर 16,050, 16,000, बस ये वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन है तो आप नोट करके रखें। ऊपर 16,500 पर बंद हुए, पहला लेवल 16,600 है, 650, 675, 700। ठीक है, ये तो हो गए छोटे छोटे वाले, 750, 800 लेवल बहुत आसान से निकलना कोई मुश्किल नहीं। बैंक निफ्टी पे आप बंद हुए हैं 34,950 पर। ठीक है, तो 34,950 के ठीक नीचे 34,725 कल का लो है, वो पहला सपोर्ट हो गया। उसके बाद 34,600 है, 34,450, 34,400। तो कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ 34,400 से 34,700 की रेंज में रुक जाना, चाहे तो आपको लिखना है तो 33,700 लिख लो, लेकिन जरूरत नहीं है, अब देखते हैं बाद में जो होगा देखा जाएगा। ऊपर 34,950 से गिनेगा 35,225, 35,375 ये 2 ऊपर के लेवल है। 35,550, 35,775 ये कंजेशन जोन आ जाता है। 35,775, 800 पार करने में भी बहुत पसीना है, लेकिन फिर भी अगर निकले तो 36,000 के नज़दीक पहुंचेंगे, और तब 35,975, 36,200 और 36,375 ये सारे लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के हो सकते हैं। ट्रेड दी बिल्कुल सिंपल है, जब तक युद्ध का खतरा बरकरार रहेगा, हमारा जो फॉर्मूला था ना कि जब तक कोरोना रहेगा तब तक बाजार चलता रहेगा, जब कोरोना जाएगा तो बाजार जाएगा। सेम वे जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक बैंक निफ्टी गिरता रहेगा, मेटल्स बढ़ते रहेंगे, कमोडिटीज़ बढ़ते रहेंगे, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड बढ़ते रहेंगे, और जब युद्ध खत्म होने के आसार आएंगे तो पहले वो गिरेंगे फिर ये चलेंगे। तो इसमें आप रियल एस्टेट, ऑटो को भी जोड़ सकते हैं बैंक्स के साथ, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जो है ये चलेंगे। और जब तक वॉर वाली सिचुएशन है, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, इन शेयरों में या तो खरीदारी आएगी या गिरावट कम आएगी, जरूरी नहीं वो भी चलेंगी। करेक्ट सर, हाँ, बट गिरावट कम हाँ, क्योंकि मेटल्स के दाम बढ़े तो हो सकता है, क्या होता है कई बार मार्केट बढ़ता है। अब सपोज किसी ने टाटा स्टील लिया, 1,300 रुपये भाव है, किसी ने 1150 में ले लिया, अब वॉर वाला सिचुएशन है, आपको पता है आपकी दूसरी 3 पोजीशन नुकसान में, तो आप टाटा स्टील भी बेचोगे ना, लॉस तो कवर करना। हाँ, तो चलो ठीक है, पोजीशन टाटा स्टील का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाव दिखाने की जरूरत नहीं। तो पॉइंट ये है कि आपको फिर जहाँ प्रॉफिट है वही कम करना है। सो इफेक्ट तो सब पे आता है। सो आई थिंक वो थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से ये अब जो हो गया ना उसको छोड़ दो, अब वो आपने अपने रिवर्स कर नहीं सकते। जो ट्रेड आपको बनाना है उस पर ध्यान रखिए, जब रिवर्सल होगी ना तब ये वाला ट्रेड मिस नहीं करना है। करेक्ट सर। मेटल्स, ऑयल एंड गैस शॉर्ट, बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट लॉन्ग, ये ट्रेड बनाना है। कब बनेगा इसका जवाब आज नहीं, टाइम में मुझे नहीं पता, सिचुएशन पता है। जिस दिन सिचुएशन आएगी उस दिन देखेंगे। क्लियर है सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए इस समय इंपॉर्टेंट लेवल्स। बैंक निफ्टी के हायर लेवल बता दिए मैंने, बता दिए। 35,375, 35,550, 35,775, 975 तक ये, और 36,200, 36,350। ठीक है, ठीक है सर। कल वैसे सर एफआईएस की थोड़ी लॉन्ग पोजीशन कम हुई है, बट पीसीआर बढ़कर आ गया, कैसे समझना है कल के डेटा को? वीकली एक्सपायरी का भी थोड़ा इस पर रोल हुआ होगा सर? कल के डेटा में देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 45% पे आ गई, तो मैं कंफर्टेबल हो गया। मेरे को कम ही चाहिए, अब मेरे समझ में आ गया ज़्यादा एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा कब चाहिए, ये भी डेटा देखते देखते समझ में आया। ये चाहिए आपको तेजी के मार्केट में। तेजी के मार्केट में एफआईएस लॉन्ग पे 60% पे बैठे हैं, 70 पे बैठे हैं, 72 पे बैठे, चलेगा जी, क्योंकि जब तक वो लेके बैठे हैं, खरीद के बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनको बेचना नहीं। मंदी के मार्केट में जहां भी इंडेक्स लॉन्ग आपके 60% के आसपास आ गए, टेंशन शुरू, क्योंकि मंदी का मार्केट है ना, तो उनको लेना ही नहीं है। तो आप देखो 2-3 महीने से एफआईएस को लेना है नहीं, तो फिर इंडेक्स लॉन्ग अगर उनकी हायर साइड पे आ गए तो आज नहीं तो कल बेचेंगे। और यही सेम हुआ है, 62% से देखो 42% आने में टाइम नहीं लगाया। यस सर, बिल्कुल करेक्ट। सो
किस वक्त एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन फायदेमंद है, किस वक्त खराब है, ये भी सीखने को मिलता है धीरे धीरे रोज। एग्जैक्टली कुछ ना कुछ रोज घुसते रहेंगे ना अंदर, तो नया नया मिलेगा कुछ। Correct, तो sir. तेजी के मार्केट में लॉन्ग हायर है, टेंशन नहीं है। मंदी के मार्केट में लॉन्ग हायर आया, गड़बड़ है मामला। तो अब 42 पे आई है ना आज, कितनी 42 पे, हाँ 45 पे, 45 ठीक है, कंफर्टेबल जोन में पहुंच रहे हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं कह सकते कि 4-5% की जगह और है 40 तक आ सकता, बट ठीक है। अब यहाँ से बेचने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और यहीं पे एफआईएस के डेटा बताओ, कल की गिरावट में, और कल हम इतने जो खराब हो रहे थे वैसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन एफआईएस की बिकवाली परसों और कल की 2 दिन की बहुत ही खराब है, बहुत खराब, मतलब ये गंदी है। 6,650 करोड़ की कैश में बिकवाली तगड़ी है। भले वीकली एक्सपायरी हो ना, ये तो कैश की बिकवाली है, इसका एक्सपायरी से क्या लेन देना। करेक्ट। परसों भी बड़ा बेचा था इन्होंने। घरेलू फंड ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खरीद रहे हैं, 4,800 करोड़ का खरीदा है, थैंक यू वेरी मच। इंडेक्स में जरूर कम है, 700 करोड़ की इंडेक्स में बिकवाली है, 400 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली है। तो भी आप नेट देखें तो 7,800 करोड़ के $1 बिलियन की बिकवाली हो गई कल एफआईएस की। अब 10,775 करोड़ की ऑप्शन की खरीदारी के आंकड़े से आप खुश हो तो मैं तो नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं। ऑप्शन की खरीदारी में क्या आना जाना है। करेक्ट सर। आपको अगर डायरेक्शनल कॉल लेना है तो लो स्टॉक सबसे पहले वो नहीं लेना है तो स्टॉक फ्यूचर्स खरीदो, वो भी नहीं लेना है तो इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदो। ऑप्शन में क्या रखा है, कुछ नहीं है, ज्यादा तो वहीं पर खेल। हाँ, तो बस वही, इसलिए आपको देख के ऐसा लगा हाँ वाह कितना खरीदा है फ्यूचर्स में, बहुत बड़ा 10,000 करोड़, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं खरीदा है, वो सब बेचे ही बेचे। करेक्ट। अगर रिकवरी आएगी, ऊपर आएंगे तो बस एक ही चीज़ है दीप जो अच्छी दिख रही है कि पिछली बार 16,200 16,250 हमने 24 फरवरी को बनाया था, और वहाँ से एफआईएस ने लगातार खरीदना शुरू किया, ठीक है। 16,800 के आसपास आकर एफआईएस ने फिर से रिड्यूस करना शुरू किया। आज हम फिर से 16,200 के करीब पहुँच रहे हैं, ना पहुँचे तो बढ़िया, तो उस रेंज में तो पहुँच रहे हैं। तो हो सकता है एफआईएस यहाँ पर अब बेचना कम करे, यही एक उम्मीद कर सकते हो आप। करेक्ट सर, करेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो डेटा तो एफआईएस के बड़े खराब है। और पोजीशंस पे पीसीआर ठीक है, 1% न्यूट्रल है, विक्स बराबर है, डाउन 4%, कोई खास बात नहीं। हाँ, पोजीशन इंट्राडे स्टॉप लॉस 16,200 आपने 24 फरवरी का लो बनाया था, उससे थोड़ा सा नीचे 25 पॉइंट नीचे डाल दो, 16,175। क्लोजिंग 16,250 की मिली थी, वहीं पर रखिए। आज 16,250 के नीचे बंद हो तो आपको लॉन्ग कम कर लेनी चाहिए, और ज़्यादा आपको रखना है तो 16,200 175 रख ले, अदरवाइज 16,250। बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग सारे स्टॉप लॉस कल आपके ट्रिगर हो गए, अभी भी नहीं किए तो कल का लो है 34,700, वो स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे आप खुलेंगे, उसके नीचे ही खुलेंगे। हाँ, तो आपको खुलते स्टॉप लॉस, और फिर भी आपको दूर रखना है तो 34,400 का रख लीजिए, 33,900 का रख लीजिए, जहां भी रखो जरूर। मतलब आपको जो लगे कि ये सबसे खराब लेवल है, इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर समझो आप लॉन्ग में बैठे हो, आप क्या सोचते हो कि यार कितना जाएगा, अभी ठीक है ना यार, कितना चले जाएगा, इससे नीचे तो नहीं जाएगा, मैं इतना तो मैं देख लूंगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपका ऐसा व्यू ना रखो। अब वो लेवल आपका 33,900 है, 34,400 है, 34,700, वो आप डिसाइड करो, लेकिन डिसाइड करने के बाद लगा दो। होता क्या है, जब वो आता है ना, फिर आप 34,600 आएगा ना, अच्छा, अरे क्या 34,400 से नीचे अब क्या जाएगा, 34,000 से नीचे क्या जाएगा, ऐसा करते करते सरकता जाता है। यस सर। और उसमें फिर क्या होता है कि लॉस, फिर और अच्छा 200-300 पॉइंट में लॉस बुक नहीं करते तो 2,000 पॉइंट में कैसे करोगे। करेक्ट। सो इसलिए आपको जो लगता हो, मेरे बोलने की जरूरत का कोई वैल्यू नहीं है, आपको लगता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में ये हो सकता है, ठीक है, आपका असेसमेंट है, आपका जजमेंट है, आपका एनालिसिस, वहां पर लगा ही दो, फिर इंतजार नहीं करो। हाँ, और आप अगर समझो मेरी बात आपको नहीं समझ में आ रही, नहीं पसंद आ रही, तो पिछले 15 दिन का आप अपना खुद का रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लो। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में फंसे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये फॉर्मूला लगाते तो हम कितना सुखी रहते हैं। करेक्ट सर। नीचे खरीदने के लिए जगह रहती है, स्ट्रेस नहीं रहता, मार्क टू मार्केट लॉस नहीं आता। मैं भी जानता हूँ 18,600 वापस आएगा निफ्टी किसी न किसी दिन, 40,000 बैंक निफ्टी भी आएगा, सब होगा, लेकिन वो होगा जब तक हम हैं क्या। करेक्ट। पैसा है, हाँ, कैपिटल है। हाँ, मतलब गलती हमेशा होती है, करनी भी चाहिए। गलती करने से बहुत सीखते भी हैं, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करें कि दूसरी गलती करने के लायक न रहें। करेक्ट। थोड़ा जगह रखें। जितना जिएंगे गलतियां करेंगे, लेकिन अगली गलती करने की भी ताकत तो नहीं चाहिए ना, ताकत ही नहीं तो कैसे करेंगे। सो एनीवे, चलिए ये स्टॉप लॉस है आपका, लगाएं जरूर। और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 34,700 है आपका, इंट्राडे 34,400 क्लोजिंग बेसिस पे है। शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस 16,800 है, एक ही रखा है, दूर है
300 पॉइंट यहाँ से आप जब आप खुल रहे तो बहुत दूर हो जाता है। अब आपको छोटा रखना है तो 16,500 कर लीजिएगा, बट मेरे हिसाब से तो 16,800 जाता है। तो बेसिकली 16,200 16,800 रेंज हो रही है आपकी निफ्टी की। और बैंक निफ्टी पर 35,800 इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस। डन सर। नई पोजीशंस क्या करना? देखो बनानी तो बनाओ, मेरी तरफ से राय नहीं, खाली बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है कि भाई नहीं मुझे करना है, जिनको करना ही करना है, कुछ ना कुछ बिना किए मानेंगे नहीं, उनके लिए 16,200 16,250 की रेंज में खरीदना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 16,150 का, लगाना ही लगाना है, नहीं लगाओ तो आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। और ऊपर में जो टारगेट बनेंगे 16,350, 450, 475, 500, 600 और 650, ये टारगेट है ऊपर के, अगर रिकवरी आई तो। अंडरस्टूड सर, ठीक। अब आइए जो बेचना चाहते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा मौका मुझे बताइए। अगर मिले और इस रेंज में आए तो यहाँ पर बेचिए, और रेंज है आपकी 16,600 से 16,675 की रेंज में मिले मौका। यू नेवर नो, कभी भी कोई अच्छी खबर पे आप भी जाए तो आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो 600-675 पे बेचिए। 850 815 का हमने हाई बनाया इस रन पे, उससे थोड़ा सा ऊपर 850 का स्टॉप लॉस लगाइए। 16,500 16,475 16,450 तीन छोटे टारगेट है। 350 250 200 ये बाकी के टारगेट आपके लिए। ठीक है सर। बैंक निफ्टी एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर खरीदना ही है आपको, मतलब बिना खरीदे नहीं मानेंगे तो 33,900 से 34,025 इस रेंज में लीजिएगा। हो सकता है हम 34,400 पे रुक जाए तो अच्छी बात है, ना गिरे तो बढ़िया है, लेकिन अगर लेना ही तो यहाँ लीजिए। 33,700 का आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा। देखो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, कोई भी पोजीशन लो, लेने की या बेचने की, बिना स्टॉप लॉस के करना मत। और ये सिर्फ और सिर्फ दिन के लिए, जो भी है 3:30 बजे, थैंक यू वेरी मच है, ठीक है। ऊपर का टारगेट 34,400 34,600 700 900 950 और 35,225 35,375, बस ये आपके ऊपर का टारगेट, बहुत क्लियर कट टारगेट है। ठीक है। बेचना चाहते हैं बेचिए, इंतजार करें ऊपर का 35,775 35,975 की रेंज में अगर आता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो वहाँ बेचिए। अब आप बोलेंगे अभी यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर की रेंज आप दे रहे हो, तो आप बता दो मुझे 3:30 बजे काम बंद होगा। नहीं पता ना दीप, आजकल कुछ भी होता है ना, अगर मिला मौका तो ठीक है, नहीं तो हमारा क्या गया। अब मैं आपको ये बोलूं कि चलो आप बेच दो जी, आप है ना 35,200 के स्टॉप लॉस से बेच दो, 35,950 पे बनो, फायदा क्या उसका। खुलेंगे आप नीचे सीधे टारगेट्स पे खुलेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं। इसलिए मैं उस रेंज का इंतजार करना चाहता हूँ, अगर आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इस रेंज में आपको बेचना है। 36,200 का स्टॉप लॉस है। 35,550 35,375 35,225 ये हो गए छोटे टारगेट। 34,950 34,725 34,600 34,400 तक के लिए आपको करनी है, ऊपर में बिकवा ली। और बाकी जिन लोगों को गैप से खुलने के बाद जो ट्रेड लेने, उनको जो सपोर्ट और ऊपर के लेवल दिए उन पर नजर रखनी है। जैसे पहला सपोर्ट 16,350, फिर 16,250 16,200, तो आपको उन पर नजर रखनी है। ठीक है, ठीक है सर। कोई इंपॉर्टेंट लेवल? कुछ नहीं, आपसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, खाली एक ही चीज़ है दीप, नई सीरीज की आज शुरुआत है, डेटा बहुत ही कम है, नई के बराबर है इस सीरीज में। 16,500 पर मंथली सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 48 लाख शेयरों का, और 16 लाख शेयरों का इस सीरीज का वीकली का, तो करीबन आप 60-65 लाख शेयर वहाँ पर है। तो 16,500 के नीचे रहने में समस्याएं मंथली सीरीज वालों को भी तनाव तो आएगा। भले हम शुरुआत में हैं जी, या अभी महीने की शुरुआत हुई, करेक्ट, तो लंबी 4 हफ्ते और हैं, लेकिन फिर भी आप 16,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के नीचे रहते तो स्ट्रेस तो हुई। बैंक निफ्टी में तो डेटा नहीं के बराबर। एक छोटा सा सवाल था सर, जो कल हम बात कर रहे थे लोज की, और ट्रिपल बॉटम जो शायद कल हो सकता था, हुआ नहीं। इंट्राडे में तो काफी नीचे गए, बट क्लोजिंग उन लेवल्स के ऊपर है, इसका कुछ मायने रखना है, या फिर इंट्राडे में आपने एक बार तोड़ ही दिया तो फिर तो अब अलग ही सिचुएशन। तो क्लोजिंग बेसिस पे भी तो डीप नीचे है ना। हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे उस समय हमने 35,228 का दिया था क्लोज, तो कल तो उसके नीचे बंद हो गया, काफी नीचे। ठीक है, तो क्लोजिंग बेसिस पे आपने तोड़ दिया, इंट्राडे बेसिस पे भी तोड़ दिया, तो बैंक निफ्टी तो खराब है। गंदगी तो इसी की है जी। निफ्टी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी में नहीं है 16,500 पर। हाँ, बैंक निफ्टी क्योंकि आपको आईटी बचा रहा है, आपको ऑयल एंड गैस बचा रहा है, आपको मेटल्स बचा रहे हैं, तो वहां समस्या नहीं है। समस्या तो बैंक की है। जब तक वो नहीं है तब तक सपोर्ट नहीं है। बैंक लेने का अभी कोई सेंस ही नहीं बनता। ये जब तक ये चलेगा ना, बैंक का हाथ ही नहीं लगाना, दूर रहेगा। बाद में जब मौका आएगा ना, रिवर्सल होगा ना, जो बैंक भागेंगे, ओ हो, मतलब आप देखना, मार्क माय वर्ड्स, 1500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में एक दिन की रैली आप आराम से देखेंगे। जब रिवर्सल होगा उस समय इतने पिटे, इतने मतलब धो दिया है जी। हाँ, करेक्ट। तो जब होगा रिवर्सल तब वैसा ही होगा।
ये वीडियो हम सेव करके रखेंगे सेनाई की रैली उस दिन डेफिनेटली आएगा, अच्छा समय भी आएगा, बट फिलहाल तनाव जो बना हुआ है वो थोड़े समय और लंबा चल सकता है। आइए खबरों वाले शेयर्स कहां पर आज आएगा एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक और साथ ही ब्रोकरेजेस जानते हैं वरुण, देवांशी और मानसी के और आशीष के साथ, माफ कीजिएगा। देवांशी बताएं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले नज़ारा टेक पर नजर रखिए क्योंकि बोर्ड की बैठक है और डेटा वर्क्स बिजनेस सोल्यूशन के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर अलॉट करने पर आज फैसला होगा। और इसके साथ ही आज 100% कैपेसिटी पर महाराष्ट्र के जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, 14 से ज़्यादा सिटीज़ हैं जहाँ पे 100% कैपेसिटी पे आपके जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, स्विमिंग पूल हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा घर हैं, वो सब खुलते हुए दिखेंगे। तो आज जितने भी QSR हैं, साथ ही जो PVR, आइनॉक्स, लीजर जैसे स्टॉक्स हैं, इन सब पर आपको आज फोकस करके चलना है। और ग्लोबल मार्केट्स में यूएस के फरवरी के जॉब के डेटा पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया यहाँ पे आप नजर रखें क्योंकि बोर्ड ने 14,500 करोड़ तक जुटाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी प्रमोटर को 3 करोड़ शेयर जारी करेगी 13 रुपीज 30 पैसे प्रति शेयर के भाव पर, जो कि कल की क्लोजिंग से करीब 20% की प्रीमियम पर ये शेयर जारी करते हुए दिखेगी। और 4,500 करोड़ अतिरिक्त यहाँ पे जो कंपनी है वो जो 4,500 करोड़ हैं वो ग्रुप प्रमोटर से जुटाएगी। इसके साथ ही 10,000 तक की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भी जारी करती हुई दिखेगी कंपनी, जो कि ADRs, GDRs और साथ ही जो NCDs होते हैं उसके ज़रिए भी जो अतिरिक्त पूंजी है वो कंपनी जुटाती हुई दिखेगी। वोकहार्ट लिमिटेड राइट इश्यू 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक खुलता हुआ दिखेगा। कंपनी हर 10 शेयर पे 3 राइट शेयर जारी करेगी और इसके साथ ही 225 रुपीज़ प्रति शेयर के जो प्राइस है वो फाइनल किया गया है। M&M फाइनेंस फरवरी महीने के अपडेट्स आए हैं, बिजनेस अपडेट्स जो कि काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। जो डिस्बर्समेंट्स हैं वो एक बार फिर 44% तक बढ़ती हुई दिखी है। कलेक्शन एफिशिएंसी 98% पे आती हुई दिखी है। तो आप देखिए ओवरऑल मंथ ऑन मंथ भी सुधार देखने मिला है यहाँ पे। आज ये स्टॉक भी पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ट्रिगर्स और खबरें। वरुण, मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए आप? गुड मॉर्निंग दीप। तो कुछ ऑर्डर विन्स है KEC इंटरनेशनल को मिले हैं, करीब 1131 करोड़ के आसपास के ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं। रेलवे, सिविल और केबल कारोबार के लिए इस कंपनी को नए ऑर्डर मिले हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश यहाँ पे जिम्यो कंसल्टेंसी में ये कंपनी निवेश करने वाली है। कुल 17 करोड़ के आसपास का निवेश करेगी, छोटा निवेश है। 10% के आसपास का हिस्सा खरीदा जाएगा। 45 दिन में ये डील जो है वो पूरी होगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इस कंपनी ने एक डिस्क्लोजर दिया है कि कंपनी के खिलाफ मई 2020 से कुछ PILs और FIRs की गई थी कुछ लोगों द्वारा, और सेबी ने इसकी जांच की 2 साल तक, और सेबी ने कुछ भी गलत नहीं पाया है। इनफैक्ट कंपनी पर कोई भी आरोप जो है वो साबित नहीं हो रहा है, ये कंपनी ने डिस्क्लोजर दिया है। SJVN, इस कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल क्लोजर्स जो है वो हासिल कर लिए हैं। SBI से करीब 1537 करोड़ और PNB दुबई से करीब 319 करोड़ के आसपास का लोन जो है वो इस कंपनी को मिलने वाला है। सन टीवी, 7 मार्च को बोर्ड की बैठक है। यहाँ पे अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड विचार करेगा और अगर डिविडेंड दिया गया तो रिकॉर्ड डेट 21 मार्च होगी। और शालीमार पेंट्स, 8 मार्च को बोर्ड की बैठक है, फंड जुटाने पे कंपनी विचार करेगी। वरुण का एक बहुत बढ़िया स्टाइल है, आपने नोट किया हो तो। मैं कई सालों से वरुण के साथ काम कर रहा हूँ। तो जब खबरें कम होती तो वरुण 2 काम करते हैं। एक तो जो प्रिंट निकालते हैं उसको फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं ताकि ऐसा ना लगे कि खबरें बहुत कम आई है, और दूसरा बोलने की स्पीड एकदम धीमी कर देते हैं। मतलब मुझे 4 मिनट खबरें देनी तो 4 मिनट दूंगा ही दूंगा। तो वरुण आज आप दोनों ही चीज़ों में कामयाब हुए, बधाई। मुझे तो काफ़ी समय से कामयाब हो रहा है। इसे आप कॉम्प्लीमेंट ही समझिएगा। आइए चलिए, देवांशी के पास कुछ और खबरें बताइए देवांशी। आज सबसे पहले धानी सर्विसेज जैस्मिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ने ओपन मार्केट से जरिए करीब 6.27% हिस्सा बेचा है। गैब्रियल इंडिया के लिए पॉजिटिव है। HDFC AMC की जितनी भी स्कीम्स हैं उन्होंने 2 मार्च को अतिरिक्त 2.13% हिस्सा खरीदा है। अब उनकी जो टोटल होल्डिंग है वो 7.04% थी, जो कि अब बढ़कर 9.17% हो चुकी है। फंड एक्शन में वेदांता पर नजर कीजिए। सोसाइटी जनरल ने 2.2 करोड़ शेयर्स बेचे हैं 392 रुपीज़ प्रति शेयर के करीब। इसके साथ ही स्टोवक्राफ्ट, जहाँ पे SCI जो कि सीक्वा कैपिटल की कंपनी है, उनकी तरफ से 24.69 लाख शेयर्स उन्होंने बेचे हैं। निप्पॉन इंडिया ने खरीदे हैं करीब 3 लाख शेयर्स। इसके साथ ही PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी करीब 7 लाख शेयर्स खरीदे हैं और बंगाल फाइनेंस ने भी करीब 9,30,000 शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। इसके साथ ही प्रमोटर एक्शन में रामकृष्ण फॉर्जिंग, जहाँ पे प्रमोटर्स ने करीब 2,500 शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट में 2 मार्च को। इस पर भी आपको आज फोकस करना है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कई सारी खबरों वाले शेयर्स और फंड एक्शन भी जो होते हुए दिखाया। आइए जानते हैं आज की ब्रोकरेज रेडार में क्या कहना है फॉरेन ब्रोकरेजेस का। FIR
मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया ये स्टॉक आज पूरे दिन चर्चा में रहेगा। नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, हालांकि व्यू इनकी तरफ से बिल्कुल नहीं बदला है, अभी भी रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है। 11 रुपये पे स्टॉक चल रहा है फिलहाल। 8 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हो, मान रहे हैं कि प्रमोटर जो है 4,500 करोड़ का जो है इन्फ्यूजन करेंगे, लेकिन ये सेंटिमेंट के हिसाब से देखें तो अच्छा है क्योंकि प्रीमियम पर हो रहा है करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले, लेकिन आगे की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट नहीं है, जिसके चलते इन्होंने अपना व्यू नहीं बदला है और रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर भी लगा आप देखें तो लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 2,795 रुपये के लक्ष्य के लिए 1730 की जो है क्लोजिंग चल रही है और ये मान रहे कि रिकवरी काफ़ी शानदार देखने को मिली और आगे जाके मार्केट शेयर में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। बैलेंस शीट पे सुधार है, जिसके चलते देखे तो खरीदारी की राय दे रहे हैं और ऊंचा लक्ष्य भी दिया है। बायोकॉन यहाँ पर भी नजर रखेगा, ये जो है लगातार यहाँ पर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। बायोलॉजिक्स के कारोबार का जो इन्होंने अधिग्रहण किया है, इसके बाद यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 465 के लक्ष्य के लिए 340 की जो है क्लोजिंग है और ये मान रहे कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स का आईपीओ है वो अगले साल के सेकेंड हाफ में आ सकता है, जिसके चलते यहाँ पर भी नजर रहेगी। और अंत में ऑटो स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है। हीरो मोटोकॉर्प पर देखें तो बिकवाली की राय दी है, 2080 रुपये का लक्ष्य दिया है, करीब करीब 2418 की जो है क्लोजिंग है। वहीं टीवीएस मोटर्स पर देखें तो न्यूट्रल की राय दी है, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दिया है, 586 की क्लोजिंग है, 640 का लक्ष्य दे रहे हैं। और अंत में यहाँ पर बजाज ऑटो पर रिपोर्ट आई है, जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 3,297 की क्लोजिंग है, 4,270 का लक्ष्य दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट। सबसे बढ़िया रिपोर्ट जो दिख रही है वो है इंडिगो। मॉर्गन स्टैनली 1700 रुपये का दाम है, 28 रुपये का टारगेट है, ये अच्छी दिख रही है। सबसे ख़राब दिख रही है गोल्डमैन की हीरो मोटोकॉर्प पर सेल की रेटिंग 2080 का टारगेट, 2400 रुपये भाव है, 400 रुपये नीचे के टारगेट आ रहे हैं। तो देखते हैं, ये दो रिपोर्ट्स हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बाकी और भी रिपोर्ट्स हैं जिन पर एक्शन पूरा रहने वाला है। करते हैं शुरुआत। एक्सपर्ट से तैयार, फ्राइडे पिक ऑफ द डे। बंसल जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। एक तो अनिल जी आप काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चमक रहे हैं और अनिल जी देखिए चमक तो रहे हैं, एक तो वो यूक्रेन तो हिला ही रहा है, झटके दे रहा है। दूसरा अनिल जी आप भी झटका देते हैं, जैसे अभी आपने बोला आज है फ्राइडे, फिर आपने पॉज लिया, फिर पिक ऑफ द डे। तो एक बार को मैं कंफ्यूज हो गया, भैया आज तो शुक्रवार है, पिक ऑफ द डे होता है। जिस तरीके से आपने पॉज लगा, मुझे लगा कोई पिक ऑफ द वीक, पिक ऑफ द मंथ, पिक ऑफ द सीरीज तो नहीं है आज। अनिल जी अभी एक ही झटका होता है जो यूक्रेन से आ रहा है, दूसरे झटके मत दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन मेरा साथ देने में आप भी थोड़े मेरे साथ साथी हैं और पूरी तरह से, इनफैक्ट मेरे से ज्यादा साथ देने वाले, चमकने वाले सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी को देखिए, एकदम रेड हॉट वाला मतलब मामला उनका दिख रहा है। तो चलिए, डरिए मत, घबराइए मत, बाय सेल और नोटा का भरपूर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बंसल जी। नहीं अनिल जी, मेरे को आईटी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट की वीकनेस में आईटी पे नजर रखनी चाहिए। और आईटी में इन्फोसिस एकमात्र स्टॉक लगता है जिसने अपने सपोर्ट्स को ऑनगोइंग टर्मोइल के अंदर अपने सपोर्ट्स को नहीं तोड़ा है। 1720 के अराउंड की इसकी क्लोजिंग है, तो 1700 मेरा स्टॉप लॉस है, बट थोड़ा सा देख के कहीं ऐसा ना हो कि ओपनिंग में नीचे खुले, मतलब कि किस एंड गो वाला नहीं है, 1700 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। तो देख के इन्फोसिस में खरीदारी की राय है, 1700 के नीचे सस्टेन करे तो निकल जाए 1775, 1775 के लक्ष्य के लिए इन्फोसिस है मेरा पिक ऑफ द डे। बिल्कुल ठीक बात है, अगर 1700 के नीचे खुले रुके तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन अगर 1700 होल्ड करता है तो फिर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। 1775 तक के टारगेट के लिए बंसल जी की सलाह खरीदारी की। सचिन जी भी हमारे साथ तैयार है। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या करेंगे आप? अनिल जी यहाँ पर बिकवाली करनी है ग्रासिम इस पर्टिकुलर काउंटर में। कल के सत्र में इसने 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए एंड अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक क्लासिक ब्रेकडाउन हुआ है एक बेरिश पेनेंट फॉर्मेशन से। इस पैटर्न के टारगेट्स लगभग 1380 के आसपास के हैं, बट मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से 1460 के आसपास के स्विंग्स इमीडिएटली बनने चाहिए। सो यहाँ पर बिकवाली करनी है 1530 के स्टॉप लॉस के साथ एंड पोजीशन को रिव्यू करना है अराउंड 1460 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम में बिकवाली करने की राय। बेचे इसे 1530 का स्टॉप लॉस लगाकर 1460 और एक और टारगेट रख लो
1580 का भी 2 टारगेट लगा लीजिए यहाँ पर बिकवाली करने के लिए। 1503 चल रहा है, 1530 तो डिजिट में गड़बड़ ना कर दें, 1530 में खरीदना नहीं है, 1503 में बेचना है, 1530 का लगाना है स्टॉप लॉस। ओके कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी सुप्रभात, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी इससे लाल टी शर्ट आपको मिली नहीं लगता है? बहुत मतलब अनिल जी स्पेशल ऑर्डर पे बनवाई है ऐसा दिखता है। हाँ ये विशेष दिनों के लिए बनवाई हुई है। आप देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन इधर लाल है, मतलब आज तो जैसा माहौल है पूरा माहौल सब जगह दिखा है। बट मैं चाहता हूँ कि किसी दिन तो ये गलत धारणा साबित हो जाए कि लाल। अच्छा बाय द वे वैसे एक चीज और भी है कुणाल जी, जो बुल्स होते हैं बुल्स, वो कौन सा कलर देखकर भड़कते हैं? अनिल जी भड़कते तो रेड कलर देख करके ही है अनिल जी। तो कोशिश वही है कि कोई तो भड़के, लेकिन लगता है अनिल जी बुल्स और बेयर्स दोनों छुट्टी पर गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। हफ्ते का आखिरी दिन है, कम से कम यही एक रिलीफ है कि अगले 2 दिन बाजार बंद है, शांति। अच्छा बंसल जी कुछ कह रहे? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। देखिए वरुण को भी आपने सुबह सुबह अच्छी खिंचाई करी कि जब बोलने के लिए कम होता है तो धीरे धीरे बोलता है। तो वरुण को अनिल जी रिसर्च दीजिए कि जो अनिल जी बुल जो लाल कलर देख के भड़कता है वो लाल कलर पहचान भी पाता है कि नहीं पहचान पाता है। बुल कहीं कलर ब्लाइंड एनिमल तो नहीं है? तो अनिल जी इस पर थोड़ी सी चेकिंग कराइए, कौन कौन से कलर बुल आइडेंटिफाई कराता है, कर पाता है। गजब की, मतलब ये तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है बंसल जी की तरफ से। गजब, बात तो सही है, हमने मान लिया कि ऐसा होता होगा। इस पे एक साइंटिफिक रिसर्च होगी, जरूर होगी। आइए तब तक कुणाल जी से जाने। कुणाल जी आज क्या इरादा है, बाय सेल नोटा? अनिल जी ये नॉट अ मार्केट टू टेक एनी एडवेंचर्स इन अनिल जी, तो दूर रहेंगे, नोटा लगाएंगे अनिल जी आज। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है सर। बिल्कुल नोटा का इस्तेमाल भरपूर करें, जहां भी कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। अनिल जी अभी नोटा बहुत यूज हो रहा है, तो मैं तो 2 स्टॉक दूंगा। और इसमें बंसल जी की जो इच्छा है वो भी पूरी करूंगा पिक ऑफ द मंथ की। पहला पिक ऑफ द डे का जो स्टॉक होगा वो होगा HCL टेक। आईटी की कंपनी और मजबूत रिजल्ट है, रेवेन्यू 15% से ग्रो हो रहा है, 16 बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। तो मैं मानता हूं Q3 में $2.1 बिलियन के, तो बहुत बेहतरीन कंपनी, डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है मैनेजमेंट द्वारा। तो HCL टेक एक छोटा टारगेट अगर मैं दूं तो 1175 का, कोई लंबी अवधि के लिए लेके रख दे तो 1550। अब रही बात बंसल जी की इच्छा जो पिक ऑफ द मंथ की, पिक ऑफ द मंथ जो मैंने कल शाम को भी दिया वो भी आज लाऊंगा, वो है इन्फो एज नौकरी। टारगेट होगा 5450, 5450 का, स्टॉप लॉस होगा 4250 का। मुझे लगता है कि इन्फो एज भी पिक ऑफ द मंथ के हिसाब से बहुत सूट हो रहा है, और प्लेटफॉर्म बिजनेस बेहतरीन बिजनेस, आज के गिरावट को मौका समझ के अच्छी खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन्फो एज में। HCL टेक में कोई स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं, जरूरत नहीं है सर? नहीं, जरूरत नहीं है, HCL टेक तो नेचुरल बेनिफिशियरी रहेगा। ओके, तो 1175 शॉर्ट टर्म टारगेट है, 1550 के बड़े टारगेट है। और इन्फो एज यानी कि नौकरी.com ये दूसरा स्टॉक है जहां पर खरीदारी करनी है 5450। यहां पर स्टॉप लॉस है 4250 का, लिख लीजिए। इन्फो एज में स्टॉप लॉस दिया है सिद्धार्थ जी ने 4250 का, टारगेट 5450 का। जुड़ चुके हैं सुमित जी भी हमारे साथ। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मार्केट्स के अंदर तो वॉलेटिलिटी जारी है और ऐसे ही सडन स्विंग्स देखने को मिलेंगे, तो ट्रेडिंग मोस्टली प्योर इंट्राडे फॉर्म में करें और स्टॉप लॉस के साथ करें। तो जो अभी आज इंट्राडे का पिक लग रहा है सेल साइड का, वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में कल ब्रेकडाउन देखने को मिला। टीवीएस मोटर में यहां से और दबाव देखने को मिलना चाहिए। 600 रुपए के स्टॉप लॉस से टीवीएस मोटर में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 560 रुपए, 555 रुपए, ये लेवल टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। प्योर इंट्राडे ट्रेड ले इसको, और इंट्राडे में जो भी मिले उसके अंदर बुक करके निकल जाए। ओके, जो भी प्रसाद ले यहीं का यहीं खा लें, आज का आज ही, मंदिर के बाहर ना ले जाएं, वैसा मानना है सुमित जी का। बराबर है सुमित जी? बिल्कुल अनिल जी, आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला बातों का। हाँ, तो टीवीएस मोटर्स में आपको बता दूं, आपके लिए 2 चीजें आज 2 रिपोर्ट आई है टीवीएस मोटर्स पर। एक तो गोल्डमैन की तरफ से है, जिन्होंने टारगेट 640 का रखा है, इनिशिएट किया है कवरेज और न्यूट्रल की रेटिंग दी, यानी कि कोई बहुत बुलिश है नहीं। दूसरा है टीवीएस मोटर पर क्रेडिट स्विस का, उनकी है रेटिंग अंडर परफॉर्म की, 586 बंद हुआ है और उन्होंने 556 का लक्ष्य दिया, यानी कि दोनों ही रिपोर्ट कोई अच्छी नहीं है टीवीएस मोटर्स पे। और चार्ट पर दिख रहा है
सुमित जी को कमजोर। ये तो होगी बात इस रिपोर्ट की। आइए अब कुछ और स्टॉक्स जो रहेंगे एक्शन में। एक बार सचिन जी जरा चार्ट्स देखिए वोडाफोन आइडिया के। कल बोर्ड बैठक हुई है, बोर्ड ने 14,500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी है। प्रमोटर्स को 3 करोड़ शेयर जारी होंगे और 13 रुपये 30 पैसे के दाम पर यहाँ पर शेयर जारी होंगे, जो बाजार भाव से प्रीमियम पर है। 20% प्रीमियम पर प्रमोटर्स पैसा डाल रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। 4,500 करोड़ तो प्रमोटर्स डालेंगे और बाकी पैसे मार्केट से जुटाए जाएंगे। स्टॉक मजबूत भी रहा है पिछले 1-2 दिनों में, कल भी था। बताएं सर क्या करना है। अनिल जी, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन डेवलप हुआ है। इनफैक्ट पिछले 6 दिनों का डेटा देखें तो वहाँ पर एक एलिवेटेड बेस 10 रुपये के आसपास नज़र ही आ रहा है। एंड जिस तरीके से इसका RSI ने ब्रेकआउट दिया है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर जो पुल बैक है वो एक्सटेंड होना चाहिए। एंड लगभग 13.5 से 14 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं, रिलेटिवली आउट परफॉर्म भी कर सकता है। तो स्टॉप लॉस आपको 9.5 के आसपास लगाना चाहिए एंड पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने अपने एक चैनल को मेंटेन किया है, उस चैनल के लोअर बाउंड से इसने एक रिबाउंड दिया है। तो लगभग 14 रुपये के आसपास की जगह इस पर्टिकुलर स्टॉक में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी 9.5 के स्टॉप लॉस के साथ। सिद्धार्थ जी कुछ बदलने जा रहा है क्या? वोडाफोन आइडिया के लिए इतना पैसा आ रहा है तो अब लोगों को लगता है नहीं कि 10 का 20 जल्दी हो सकता है, खरीदेगी नहीं? मैं मानता हूं कि अभी भी फंडामेंटल्स चेंज होने में, बैलेंस शीट सुधरने में टाइम लगेगा। फंड जा रहे हैं, ठीक बात है, बट आई थिंक 2 क्वार्टर के लिए मैं अभी भी इंतजार करूंगा। वो 10 का 20 एनर्जी उतना जल्दी नहीं हो जाता है बाजार में जैसे उम्मीद लगा के बैठते हैं। इससे अच्छा 100 का 150 होना वो ज्यादा बेहतर है और बेहतर स्टॉक में रहना। ये वोडाफोन आइडिया पर आपके लिए राय। आइए एक और स्टॉक है जहां पर राय ली जाए और वो है M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस जरा सुमित जी इसके चार्ट्स देखिए। फरवरी महीने के बिजनेस आंकड़े आए, बढ़िया दिख रहे हैं। डिसबर्समेंट 44% बढ़ा है साल दर साल। कलेक्शन एफिशिएंसी 98% है। एसेट क्वालिटी में महीने दर महीने सुधार है। सब कुछ ठीक है मार्केट को छोड़कर और स्टॉक की चाल को छोड़कर। लेना है या नहीं लेना है, बेचना है तो कहाँ बेचना है? अनिल जी देखिए, स्टॉक के अंदर गिरावट है। स्टॉक पिछले कंटिन्यूसली कई दिनों से गिरावट दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है इसके अंदर तेजी तो तभी करनी चाहिए जब स्टॉक एक बार ऊपर में 150 के ऊपर या 148 के ऊपर ब्रेक करेगा। टू बी वेरी प्रिसाइज 150 के ऊपर इसकी क्लोजिंग मिल जाती है, तब इसके अंदर रिवर्सल के संकेत मिलेंगे। अब स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो वीक है, तो नीचे के अंदर अगर स्टॉक ने आज 140 का लेवल तोड़ा 140, तो फिर ये 135 रुपए तक का मूव एक बार शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखा सकता है। तो यहाँ तो डिप आएगा लोअर लेवल्स पे, तब खरीदेंगे या 150 के ऊपर खरीदेंगे। फिलहाल एक बार ये वीक है। ओके, फिलहाल कमजोर है। 150 के ऊपर जाने पर ही मजबूती का पहला संकेत मिलेगा। KEC इंटरनेशनल, कुणाल जी चार्ट्स देखिए। 1131 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं इन्हें, अलग अलग T&D से, रेलवे से, सिविल और केबल कारोबार में। कुल मिलाकर 1131 करोड़ के ऑर्डर हैं। कंपनी मजबूत है, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। चार्ट्स अच्छे हैं क्या? अरे ये चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है और हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। एक बड़ा सपोर्ट है 440 के आसपास, वहीं से बाउंस आता हुआ दिखा और अब मुझे लगता है अनिल जी वापस से ये स्टॉक 500 रुपए के लेवल्स को रिक्लेम करेगा। तो इन स्तरों पर भी मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। 440 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख ले। 500 पहला पड़ाव होगा और इवेंचुअली 525 के जो लेवल्स उसके लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं वहां तक ये स्टॉक जाएगा, तो बिल्कुल होल्ड करने की राय। होल्ड करें, लाइफ टाइम हाई तक जाने की तैयारी। और अच्छी बात है, इस कमज़ोर बाजार में भी कुछ स्टॉक्स मजबूत दिख रहे हैं। ऐसे ही एक और स्टॉक है, मजबूत तो नहीं लेकिन राय लेना जरूरी है, वोकहार्ड। बंसल जी चार्ट्स देखिए। राइट्स इशू की डेट्स आ गई हैं। 15 मार्च से 22 मार्च तक खुला रहेगा राइट्स इशू और 10 शेयरों पर 3 शेयर के राइट्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास 100 शेयर तो 30 शेयर के लिए आप राइट्स ले सकते हैं। 225 रुपये पर, 340 बंद हुआ है, 225 पर मिलने वाले हैं। यानी कि यहाँ से अच्छी नीचे की प्राइस पर राइट्स इशू दिया गया है। बताएं सर क्या करना है, खरीदा जाए या नहीं? अनिल जी बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। और अनिल जी इतिहास गवाया है, अच्छी अच्छी कंपनियों ने राइट इशू लाए हैं। जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब था तो राइट इशू के चलते शॉर्ट टर्म में रैली नहीं बनी है। और वोकहार्ड का तो मतलब कि मार्केट के सेंटीमेंट से लेना देना नहीं है। इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर, इसकी जड़ में मंदी है, तो उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए और दूसरे अच्छे विकल्प जैसे कि मेटल्स या IT में स्विच करना चाहिए। किसी के पास है, इस राइट इशू के चलते कोई रैली बनती है तो रैली को यूज करें वोकहार्ड से निकलने के लिए। ओके,
वो खाट से निकलने के लिए इंतज़ार करें। बढ़िया लेवल क्या है जहाँ निकल जाए कि भाई ये आ जाए तो फिर छोड़ ही दो, 370, 80, 400 कुछ ऐसा कोई है या यही ठीक है? देखिए अनिल जी 403 से लेकर 415 गोल्डन लेवल्स हैं, और अनिल जी गोल्डन चीजें तो कभी आती नहीं है, तो इसके नीचे के लेवल ही देखने को मिलेंगे। 385, 390 के लेवल्स मिल जाए तो वहां से शुरुआत करनी चाहिए। 403, 415 गोल्डन लेवल्स हैं एग्जिट करने के लिए। ये कुणाल जी के तो डायमंड पैटर्न आ जाते हैं, आपके गोल्डन भी नहीं आ रहे। इतनी अंडर परफॉर्मेंस क्यों है आपकी कुणाल जी के मुकाबले में? देखिए अनिल जी, कुणाल जी तो विदेशों में रह के आए हैं, विदेशों में पढ़ाई करी है। और अनिल जी एक करेक्शन है, कल मैंने बोल दिया था कि कुणाल जी की फिटनेस को लेके, बट आजकल कुणाल जी डाइट को लेके अनिल जी बहुत ध्यान रख रहे हैं, अपना डाइट को लेके बिल्कुल बहुत ध्यान रख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नपा तुला खा रहे हैं अनिल जी। ऐसा कुछ नहीं, मार्केट खराब है इसलिए कम खा रहे हैं, पैसे बचाने के चक्कर में लगे, और कुछ नहीं। ये डाइट कुछ नहीं, जैसे ही बाजार ठीक होगा रोज फिर से छोले कुलचे मिठाई वगैरह सब शुरू हो जाएगी। आप कुणाल जी को कम जानते हैं, मैं ज्यादा जानता हूँ। आइए चलिए, वागले साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा आज नोटा होगा अनिल जी, क्योंकि गैप से खुलेगा, बाउंस बैक होगा तो बेचना भी है, तो भी बाउंस बैक के लिए वेट करना है। वन वे मूव तो मुझे लगता नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल स्मैश नहीं होंगे, तो आज तो मेरा नोटा होगा। ठीक बात है, परफेक्ट। तो नोटा है आज वागले साहब की तरफ से। नज़ारा टेक, सचिन जी जरा इसके चार्ट देखिए। बोर्ड की बैठक है आज और कुछ शेयर होल्डर्स को शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा नज़ारा टेक के लिए, ये आज खबर भी है। तो बताएं सर, इसके चार्ट में कुछ दम है या छोड़ दें, जाने दें? जी यहाँ पर जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट लगभग 1600 से लेके 1560 के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे जो ट्रेंड इसकी नेगेटिव है थोड़ी सी कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए, एंड बेटर होगा कि हम उसी लेवल के आसपास रिव्यू करें। सिद्धार्थ जी, गैब्रियल, जरा इस स्टॉक पर आप राय दीजिए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। 2 मार्च यानी परसों HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 2% हिस्सेदारी खरीदी है। पहले 7 थी, अब 9.25% के आसपास पहुँच गए हैं। ये ऑटो एंसिलरी कंपनी बड़ी सुर्खियों में भी रही है, फंडामेंटली भी स्टॉक ठीक है। आप कोई राय रखते हैं इस पर खरीदना चाहिए? देखिए अनिल जी, अगर ले रखा है तो बेहतरीन कंपनी है, बने रह सकते हैं। इस पे हमारी कोई रिपोर्ट या राय नहीं है, बट मैं मानता हूं कि इसके साथ ही अगर एक स्टॉक जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत अच्छा कर रही है, वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। और शायद मैं एकमात्र एनालिस्ट होऊंगा जो इसके बारे में बात करता है, बट मैं मानता हूं कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 70%, सही सुन रहे, 70% CAGR प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दे सकती है आने वाले 2 सालों के लिए। तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जैसी ऑटो एंसिलरी कंपनी पे हमारी राय है। ओके, क्राफ्ट्समैन ऑटो 2068-70 का लेवल है। क्या टारगेट रखे जाए निवेश के लिए आज से सिद्धार्थ जी इसके लिए? आपको कुछ नहीं तो 2500 से 2600 रुपए का निवेश के टारगेट रखने चाहिए। ठीक है, 2,500 रुपए के आसपास के लेवल। गैब्रियल, जैन साहब के जेम्स में भी रहा है।